हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के विज्ञान के काफ़ी ही महत्वपूर्ण 50 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये जो सभी प्रश्न है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो ये 50 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को याद करके जाना है, क्योंकि ये 50 प्रश्न आपको आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपको 80 में 80 दिलाएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट नहीं किए हैं ना, तो एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है हरे पौधे, और ऑप्शन बी है कवक, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है अहरित बैक्टीरिया, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ शैवाल। तो दोस्तों, रसायन स्वपोषण के अंतर्गत जो है ना अहरित बैक्टीरिया आते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, सभी हरे पौधे जो है ना स्वपोषण होते हैं, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ बैक्टीरिया, या फिर कवक, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ विषाणु, या फिर कसकूटा। तो दोस्तों, परजीवी पादप क्या होता है कि परजीवी दूसरे जीव के संपर्क में रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसी को हम लोग परजीवी पादप कहेंगे। तो यहाँ पे जो परजीवी पादप होगा ना, कसकूटा हो जाएगा, पक्षीना हो जाएगा। कसकूटा होता है, उसके बाद पक्षीना, ये क्या होते हैं आपका परजीवी पादप के उदाहरण है। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये सब जीव क्या होता है कि परजीवी मतलब परजीवी दूसरे जीव के संपर्क में रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ संयोजन क्रिया के द्वारा, या फिर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, या फिर अपघटन के द्वारा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन बनाया रहता है ना, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाया रहता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आंतररस कहाँ से स्रावित होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अमाशय से, या फिर छोटी आंत से, या फिर बड़ी आंत से, या फिर मुख गुहा में। तो दोस्तों, आंतररस जो है ना छोटी आंत से स्रावित होता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पीत, जिसको हम लोग बायल कहते हैं, यानी कि पीत कहाँ से स्रावित होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अमाशय से, या फिर मुख गुहा से, या फिर यकृत से, या फिर छोटी आंत से। तो दोस्तों, पीत जो है ना छोटी आंत से स्रावित, यहाँ पे यकृत से स्रावित होता है, लीवर से। ठीक है, पीत कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 MBBI ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और ये सभी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी कि 18 फरवरी को जो आप लोग का साइंस का एग्जाम होगा ना, हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये 50 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, और उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि क्लास 10th के सभी विषय का PDF डाउनलोड करना, तो गूगल पर सिंपली सर्च कीजिएगा majortarget.co.in। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि पीत इस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है। यानी कि पीत जो है ना किस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया प्रोटीन का, या फिर वसा का, और ऑप्शन सी में आपका दिया कार्बोहाइड्रेट का, या फिर विटामिन का। तो दोस्तों, पीत जो है ना जटिल वसा का पाचन करता है, यानी कि विघटित करता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस जीव में ऑक्सीजन ऊतकों तक रक्त के माध्यम में नहीं जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया गाय, या फिर मनुष्य, या फिर तिलचट्टा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से सभी। तो दोस्तों, आप सबको बता देते हैं, जो तिलचट्टा होते हैं ना, तिलचट्टा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, रक्त सीधे कोशिका के संपर्क में रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को, देखिएगा क्या करा है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ऑप्शन ए में आपका जो मक्खी में, या फिर मनुष्य में, या फिर पक्षी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं, मक्खी में आरबीसी कोशिका यानी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। मक्खी में जो है ना, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चंस क्या कराए कि हृदय का पेस मेकर कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ यस ए नोड को, या फिर ए बी नोड को, या फिर हिस का बंडल को, या फिर पुरकुंजे तंतु को। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं, हृदय का जो पेस मेकर कहते हैं ना, सीरा आलिन छिद्र को कहते हैं। सीरा आलिन छिद्र को हम लोग क्या कहेंगे, हृदय का पेस मेकर कहेंगे, ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्ट में एस ए नोड कहते हैं। इसको इंग्लिश में सेनु ओरुकुलर मोड नोड कहते हैं, ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को, देखिएगा क्या कराए कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 90/60, या फिर 200/130, या फिर 120/80, या फिर 140/60। तो दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है ना, प्रकुंचन दाब 120 होता है, और अनुशीतलीन दाब जो होता है ना 80 होता है। यानी कि कोई भी स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरीसृप के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया 2, या फिर 3, या फिर 4, और ऑप्शन डी में आपका दिया 1। दोस्तों सरीसृप यानी कि सांप जो होते हैं ना, उसके हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो दोस्तों 3 कोष्ठ होते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों मानव हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं। तो दोस्तों मानव हृदय के जो है ना 4 कोष्ठ होते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। ऑप्शन ए में आपका दे लसीका, या फिर प्लाज्मा, या फिर प्लेटलेट्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं कि ब्लड में पाए जाने वाला जो प्लेटलेट्स होता है ना, यही रक्त स्राव को रोकता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाद में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन ए में आपका जल का वहन के लिए, या फिर भोजन का वहन के लिए, या फिर अमीनो अम्ल का वहन के लिए, या फिर ऑक्सीजन का वहन के लिए। तो दोस्तों पाद में जो जाइलम का काम होता है ना, यह जल का वहन के लिए होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों फ्लोएम जो उत्तरदायी होता है ना, भोजन का वहन के लिए होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्न में कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ न्यूरॉन, या फिर नेफ्रॉन, या फिर ग्लोमेरुलस, या फिर नीले। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं वृक्क की जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है ना, नेफ्रॉन होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया वृक्क, या फिर रक्त, या फिर श्वेत ग्रंथि, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अग्नाशय। तो दोस्तों मानव का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है ना, किडनी है, जिसे हम लोग वृक्क कहेंगे। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों मनुष्य में जो है ना 2 किडनी यानी कि 2 वृक्क पाए जाते हैं मनुष्य में। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को करा रहे हैं, और ये सभी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 18 फरवरी को देखने को मिल सकता है। और दोस्तों ये 50 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना, तो प्लीज दोस्तों इस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कि कचरा का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया अमोनिया, या फिर यूरिक अम्ल, या फिर यूरिया, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से सभी। तो दोस्तों सजीव जीवधारियों के द्वारा जो है ना
मतलब किस किस पदार्थ का मतलब नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है, तो अमोनिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया और ये यूरिया हो गया, ये सभी जो है ना सभी सजीव नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कि कचरा का उत्सर्जन करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन ए में आपका गोंद या फिर टैनिन या फिर रेजिन और ऑप्शन डी में आपका इनमें से सभी। तो दोस्तों पौधे में उत्सर्जी पदार्थ गोंद, टैनिन और रेजिन है, यानी कि ये सभी जो है ना पौधे के मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मनुष्य में वृक्क निम्न में किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में आपका पोषण से या फिर शोषण से या फिर परिवहन से या फिर उत्सर्जन से। तो दोस्तों मनुष्य में जो किडनी संबंधित होता है ना उत्सर्जन से संबंधित होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरिया का निर्माण होता है, यानी कि यूरिया का निर्माण जो है ना किस में होता है। ऑप्शन ए में आपको किडनी में या फिर यकृत में या फिर अमाशय में या फिर अग्नाशय में। तो दोस्तों यूरिया का जो निर्माण होता है ना यकृत यानी कि लीवर में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है। ऑप्शन ए में आपका यकृत में या फिर वृक्क में या फिर पलिया में और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अमाशय में। तो दोस्तों अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर के जो है ना यकृत में होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अमोनिया या फिर यूरिया या फिर यूरिक अम्ल या फिर एमिनो अम्ल। तो दोस्तों मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ है ना अमोनिया है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जिस तरह पौधे का जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं क्या क्या होते हैं, रेजिन होते हैं, गोंद होते हैं और टैनिन होते हैं, उसी प्रकार मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं ना अमोनिया होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अक्रिय तत्व कौन है। ऑप्शन ए में आपको कार्बन या फिर हीलियम या फिर सोना या फिर हाइड्रोजन। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं हीलियम जो है ना ये अक्रिय तत्व है और हीलियम का उपयोग जो है ना गुब्बारों में हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों दुनिया का जो सबसे हल्की गैस होता है ना हाइड्रोजन गैस होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वर्ग 2 के तत्व कहे जाते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया क्षारीय मृदा धातुएं या फिर संक्रमण तत्व या फिर निष्क्रिय गैस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वर्ग 2 के तत्व जो है ना क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24वां प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया मुद्रा धातुएं या फिर हेलोजन और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ निष्क्रिय गैस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वर्ग 17 के जो तत्व कहलाते हैं ना हेलोजन कहलाते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि वर्ग 1, 2 और 13 से 17 तक के सभी तत्व कहे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया पीनिकोजेन या फिर चोकोजेन या फिर प्रतिनिधि तत्व और ऑप्शन डी में आपका दिया क्षार धातुएं। तो दोस्तों वर्ग 1, 2 और 13 और 17 तक के सभी तत्व जो है ना प्रतिनिधि तत्व कहलाते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों क्लास 10th के सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ना चाहते हैं तो आप सिंपली जो है ना गूगल पर सर्च कर सकते हैं majortarget.co.in। ठीक है, इसमें आप लोग को क्लास 10th के सभी विषय के ऑब्जर्व क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक और बहुत सारे फॉर्मूला वगैरह मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है ना वेबसाइट पे जरूर जाइएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व कहे जाते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एस ब्लॉक या फिर पी ब्लॉक या फिर डी ब्लॉक और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है एफ ब्लॉक। तो दोस्तों वर्ग 1 और 2 के तत्व जो है ना एस ब्लॉक कहे जाते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्न में कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए में आपका दिया मेथनॉल या फिर एथनॉल और ऑप्शन डी में आपका दिया प्रोपेनॉल या फिर एक्सोनॉल। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं एल्कोहल पेय के लिए जो उपयुक्त होते हैं ना, एथनॉल पेय के लिए उपयुक्त होता है कौन, एथनॉल। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है। ऑप्शन ए में आपको दिया मीथेन या फिर एथेन या फिर इथाइन और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है एथनॉल। तो दोस्तों कमरे के ताप क्रम पर जो द्रव है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला जो ये तत्व है ना एथनॉल है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। ऑप्शन ए में आपको दिया कार्बन या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं एल्कोहल में जो है ना, एल्कोहल में नाइट्रोजन तत्व उपस्थित नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जो गैस होता है ना, नाइट्रोजन होता है जो कि 78% होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस पाया जाता है ना लगभग 21% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना लगभग 0.03% पाया जाता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे अधिक उपयोगी एल्कोहल कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया मेथनॉल या फिर एथनॉल या फिर डिटॉल और ऑप्शन डी में आपका दिया ग्लिसरॉल। तो दोस्तों सबसे अधिक उपयोगी एल्कोहल जो है ना एथनॉल है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा 31 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सोडियम के टुकड़े को एथनॉल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है H2 या फिर CH4 या फिर C2H6 या फिर कोई गैस नहीं निकलती है। तो दोस्तों सोडियम के जब टुकड़े को एथनॉल में डालते हैं ना तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में कौन एथेनोइक अम्ल का तनु घोल है। ऑप्शन ए में आपका दिया सिरका या फिर फॉर्मेलिन या फिर क्लोरोफॉर्म और ऑप्शन डी में आपका दिया फिनाइल। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं जो सिरका होते हैं ना ये एथेनोइक अम्ल का तनु घोल है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है एलरनॉल या फिर कीटोन या फिर हाइड्रोकार्बन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं जब भी कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करता है ना और इनके फलस्वरूप जो कंपाउंड बनता है तो उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है ना मीथेन है, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन जो है ना मीथेन होते हैं। अब देखिए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोहरे आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया एल्कीन या फिर एल्काइन या फिर एल्कोहल या फिर एल्केन। तो दोस्तों डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को जो है ना हम लोग एल्कीन कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संतृप्त यौगिक में क्या होते हैं, द्विबंध होते हैं या फिर त्रिअबंध होते हैं या फिर एकल बंधन होते हैं या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं संतृप्त यौगिक में जो है ना एकल बंधन होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसको हम लोग सिंगल बॉन्डिंग कहते हैं, सिंगल बॉन्डिंग। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन ए में आपका दिया CH4 या फिर C2H6 या फिर C2H4 या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पे जो C2H4 होगा ना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुद्ध सोना है। तो दोस्तों शुद्ध सोना जो होता है ना कितने कैरेट का होता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहा है। तो दोस्तों शुद्ध सोना जो होता है ना 22 कैरेट नहीं कि बल्कि 24 कैरेट का होता है। ठीक है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे
अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिश्र धातु कांसा होते हैं। ऑप्शन ए में आपका विद्युत के कुचालक या फिर विद्युत के सुचालक या फिर अतिचालक या फिर अर्धचालक। तो दोस्तों मिश्र धातु जो होते हैं ना ये विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कांसा क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। कांसा जो है ना मिश्र धातु होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पीतल है। ऑप्शन ए में आपका दिया धातु या फिर अधातु या फिर मिश्र धातु या फिर उपधातु। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो पीतल होता है ना ये तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तांबा और जिंक का मिश्र धातु जो है ना पित्तल होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 40वां प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है। ऑप्शन ए में आपका 3% या फिर 4% या फिर 5% या फिर 2%। तो दोस्तों इस्पात जो स्टील होते हैं ना, इस्पात यानी कि स्टील में जो है ना 2% कार्बन होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अब अगर आप भी क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न को ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं गूगल पर सर्च करके वेबसाइट के माध्यम से, तो आप जो है ना सिंपली गूगल पर सर्च कीजिएगा majortarget.co.in। इस वेबसाइट में जो है ना आप लोग को क्लास 10 के सभी विषय की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, मॉडल पेपर मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज ऑब्जर्व प्रश्न के साथ साथ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है ना विजिट जरूर कीजिएगा और जो है ना डेली जो है ना लगातार पोस्ट अपलोड करते हैं मतलब वेबसाइट में काम चल रहा है, तो आप लोग जो है ना रेगुलर जरूर पढ़िएगा और टेस्ट भी जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 41वां प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है। ऑप्शन ए में आपका 22 कैरेट का या फिर 24 कैरेट का या फिर 16 कैरेट का या फिर 15 कैरेट का। तो दोस्तों आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है ना 22 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना से जो ना आभूषण नहीं बनाया जाता है, क्योंकि शुद्ध सोना क्या होता है बहुत ही मुलायम होता है। तो आभूषण बनाने वाला सोना कितना कैरेट का होता है? 22 कैरेट का होता है, ठीक है। इसमें 2 कैरेट जो है ना मिश्र धातु मिलाया जाता है, तांबा का, ठीक है। तांबा या फिर चांदी का मिश्र धातु मिलाया जाता है आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 42वां प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि भोजन से हमें मिलती है, यानी कि भोजन से हमें क्या मिलती है। ऑप्शन ए में आपका जैविक परिक्रमों के लिए ऊर्जा या फिर शारीरिक कार्यकलापों के लिए ऊर्जा या फिर ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिन में से कोई नहीं। तो दोस्तों भोजन से हमें जो है ना जैविक परिक्रमों के लिए ऊर्जा मिलती है और शारीरिक कार्यकलापों के लिए ऊर्जा मिलती है, यानी कि ये दोनों मिलती है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 43वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वाहनों में ईंधन के रूप में आवश्यक है, यानी कि वाहनों में जो ईंधन के रूप में क्या क्या आवश्यक होता है। पेट्रोल आवश्यक होता है और प्राकृतिक गैस आवश्यक होता है, यानी कि ये दोनों आवश्यक होता है वाहनों के ईंधन के रूप में, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 44वां प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है कि डीजल का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में आपका दे भारी वाहनों में या फिर रेल के इंजनों में या फिर विद्युत उत्पादन में या फिर ए बी सी और तीनों। तो दोस्तों आप सब बता देते हैं डीजल का जो उपयोग होता है ना भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में और विद्युत उत्पादनों में भी होता है, यानी कि ये तीनों में होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। ऑप्शन ए में आपको बल या फिर शक्ति या फिर ऊर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कार्य करने की क्षमता को जो है ना ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ऊर्जा का जो ऐसा ही मात्रक होता है ना जूल होता है और शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है वाट होता है, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। इसे आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका वाट या फिर वोल्ट या फिर जूल प्रति सेकंड या फिर जूल प्रति घंटा। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं विद्युत शक्ति का जो एस आई मात्रक होता है ना क्या होता है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, वाट होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 किलोवाट घंटा व्यावहारिक मात्रक, यानी कि 1 किलो घंटा का जो व्यावहारिक मात्रक होता है ना क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका यूनिट या फिर वाट घंटा या फिर जूल प्रति घंटा। तो दोस्तों 1 किलोवाट घंटा का जो व्यवहारिक मात्रक होता है ना यूनिट होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1 जूल का मान होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 4.18 कैलोरी, या फिर 0.24 कैलोरी, या फिर 0.42 कैलोरी, या फिर इनमें से सभी सत्य है। तो दोस्तों 1 जूल का जो मान होता है कैलोरी में ना जो है ना 0.24 कैलोरी होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओम के नियम में अचर राशि है। ऑप्शन ए में आपको प्रतिरोध, या फिर ताप, या फिर धारा, और ऑप्शन डी में आपका दिन में से कोई नहीं। तो दोस्तों ओम के नियम में जो कांस्टेंट राशि होता है ना ताप होता है, यानी कि टेम्परेचर होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ओम का नियम क्या होता है, बी बराबर आई आर होता है। ठीक है, जहां भी क्या होगा विभवांतर होगा, आई आपका विद्युत धारा हो जाएगा, और आपका आर जो है ना प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है सरल रेखा होता है, या फिर वक्र रेखा होता है, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ओम के नियम में जो इलेक्ट्रिक करंट और जो विभवांतर के बीच जो खींचा गया आलेख होता है ना हमेशा सरल रेखा होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना फाइनली हम लोग साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं, और ये सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित था, और ये सभी प्रश्न जो है ना स्पेशली 18 फरवरी के लिए था। सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है। और दोस्तों क्लास 10th के सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का PDF लेना चाहते हैं तो गूगल पर सिंपली शेयर कीजिए, मतलब सर्च करना है, शेयर नहीं करना है, majortarget.co.in, और दोस्तों शेयर करना है अपने वेबसाइट को, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। और दोस्तों आप लोग फटाफट से हमें कमेंट करके बताइए कि 50% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था। इसका जवाब आप सबको इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है। और ये SW क्वेश्चन जो है ना स्पेशली आपके लिए लिया गया है कि मछलियों में श्वसन होता है। ऑप्शन ए में आपको ट्रेकिया के द्वारा, या फिर फेफड़े के द्वारा, या फिर शरीर की सतह से, या फिर कॉलम के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा इसी वीडियो में जो है ना आप लोग फटाफट से हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना बोर्ड परीक्षा में अच्छे से जब मार्क्स ला सके। जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, या फिर टेलीग्राम ग्रुप है ना सभी ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप जो है ना बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।